दोस्तों, आज हम बात करेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में। यहाँ पर हम अनंत पर C और अनंत के मध्य, C और F के मध्य, F पर तथा F और P के मध्य रखे हुए बिंब का प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं Mn एक अवतल दर्पण है। यहाँ पर P जो है वो ध्रुव है, F मुख्य फोकस बिंदु है और C वक्रता केंद्र है। यहाँ पर C, F और P को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजरती है, और यदि कोई किरण फोकस बिंदु से होकर गुजरती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसी से हम आगे की बात करेंगे। यहाँ पर कोई वस्तु है जो अनंत पर रखी हुई है। इस वस्तु से हम जब इसका प्रतिबिंब देखते हैं तो इसका प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनता हुआ हमें दिख रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं फोकस बिंदु पर इस अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो बन रहा है, और बहुत छोटा वास्तविक और उल्टा यहाँ पर हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। माने हम बोल सकते हैं कि अनंत पर रखी हुई वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह बहुत छोटा, वास्तविक तथा उल्टा होता है और फोकस बिंदु पर प्राप्त होता है। अब बात करते हैं अनंत और C के मध्य रखी हुई वस्तु की। अनंत और C के मध्य रखी हुई वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह हमें C और F के मध्य प्राप्त होता है। ये जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है ये देखने में साफ जाहिर हो रहा है कि जो प्रतिबिंब है यह बिंब से छोटा प्राप्त होता है, वास्तविक प्राप्त होता है और उल्टा प्राप्त होता है, तथा इसकी स्थिति C और F के मध्य होती है। अब बात करते हैं C पर रखे हुए बिंब की। जब कोई बिंब C पर रखा हुआ होता है तो इसका प्रतिबिंब C पर ही बनता है, यानी उसी के बराबर बिंब के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होता है, उल्टा प्राप्त होता है और वास्तविक प्राप्त होता है। अब C और F के मध्य रखे हुए बिंब की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि C और F के मध्य रखा हुआ बिंब जो है उसका प्रतिबिंब C से परे बनता हुआ नज़र आ रहा है और बड़ा बनता हुआ नज़र आ रहा है। यानी हम बोल सकते हैं C और F के मध्य रखी हुई जो बिंब है उसका प्रतिबिंब C से परे, बड़ा, उल्टा और वास्तविक बनता है। यहाँ भी हम देख सकते हैं C और F के मध्य कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वस्तु रखी हुई है, और उसका प्रतिबिंब हमें C से परे, बड़ा, उल्टा और वास्तविक ही प्राप्त होता है। यदि कोई वस्तु F पर रखी हुई होती है, यानी कोई वस्तु जो है वो अगर F पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। हमने देखा था कि कोई वस्तु जो है यदि वो अनंत पर रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब हमें F पर प्राप्त हो रहा था। तो यदि कोई वस्तु जो है वो यदि F पर रखी हुई होगी तो उसका प्रतिबिंब जाहिरी तौर पर हम बोल सकते हैं कि अनंत पर बनता हुआ हमें प्रतीत होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं F और दर्पण के मध्य यदि कोई वस्तु रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब हमें दर्पण के दाईं ओर बड़ा, आभासी और सीधा हमें प्राप्त हो रहा है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमें दर्पण के दाईं ओर बिंब का प्रतिबिंब बनता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण में फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र दाईं ओर स्थित होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, हमने पहले ही बता चुके हैं कि बिंब जो है वो हमेशा बाईं ओर स्थित होता है, चाहे वो अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो। यहाँ पर हम देख सकते हैं बिंब की जो स्थिति है वो स्थिति अनंत और P के मध्य है। अनंत और P के मध्य, यानी कि P और अनंत के मध्य कोई बिंब यदि रखा हुआ है तो वह उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसका जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब F और P के मध्य बहुत छोटा बनेगा। F और P के मध्य बहुत छोटा बनेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं आसानी से आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और अत्यधिक छोटा बनेगा, और दर्पण के पीछे फोकस पर बनेगा। दर्पण के पीछे फोकस और P के मध्य बनेगा। अब देख सकते हैं हम आसानी से यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई वस्तु का जो प्रतिबिंब यदि हमें ज्ञात करना हो तो अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनता है। हम देख चुके हैं कि यदि कोई किरण अनंत से आती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अवतल दर्पण से विपरीत यहाँ पर जो फोकस पर बनता हुआ प्रतिबिंब है वो बहुत छोटा, आभासी और सीधा बन रहा है। वहाँ पर क्या हो रहा था, अवतल दर्पण में हमें उल्टा और वास्तविक प्राप्त हो रहा था, जबकि उत्तल दर्पण में हमें यहाँ पर सीधा और आभासी प्राप्त होगा और बहुत छोटा यहाँ पर प्राप्त होगा।
अब बात करते हैं दर्पण सूत्र की। दर्पण सूत्र एक्चुअल में होता क्या है और दर्पण सूत्र किस प्रकार से प्रूफ किया जाता है, इस वीडियो में आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं 1/v + 1/u = 1/f, यह आपका दर्पण सूत्र है। इस दर्पण सूत्र को प्रूफ करने के लिए हम इस डायग्राम की सहायता लेंगे। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं MN एक दर्पण है, यहाँ पर AB एक बिंब है। इस बिंब का प्रतिबिंब जो है वो PQ बनता हुआ नज़र आ रहा है। C से परे यदि कोई बिंब रखा हुआ होता है तो अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब C और F के मध्य बनता है, जो कि हमें साफ नज़र आ रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं AB और O यानी कि ध्रुव से बिंब के मध्य की जो दूरी है उसे U द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरी है उसे V द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और मुख्य फोकस जो दूरी होती है वो फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य की दूरी होती है, उसे F द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ये 3 साइन हमें चाहिए थे जो कि हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अब हम इस सूत्र को प्रूफ करेंगे। इस सूत्र को प्रूफ करने के लिए हम देख सकते हैं ABF और FOS 2 त्रिभुज आपको दिख रहे हैं। ABF और FOS इन 2 त्रिभुजों को हम देख सकते हैं आपस में समरूप है, और समरूप जो त्रिभुज होते हैं उन त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात समान होता है। पहले तो कौन कौन से त्रिभुज है जो समरूप है? ABF व FOS। त्रिभुज FOS समरूप है। जब ये आपस में समरूप है तो इनकी जो भुजाएं हैं उनका अनुपात समान होगा, यानी कि AB/OS = BF/FO, ये आपस में समान होगी। OS हम जानते हैं, OS जो है वो PQ के बराबर है। साफ डायग्राम से हम देख सकते हैं OS जो है वो PQ के बराबर है। तो AB/PQ = BF। BF का कोई पर्टिकुलर मान यहाँ पर हमें प्राप्त है नहीं, तो BF का कोई पर्टिकुलर मान है नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से O और B तक की जो दूरी है यानी कि बिंब की जो दूरी है, उस बिंब की दूरी में से यदि फोकस दूरी को घटा दे तो हमें BF प्राप्त होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं U - F अपॉन FO फोकस दूरी यहाँ से हमें प्राप्त होगी। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब हम बात करते हैं अगले त्रिभुजों के बारे में जो समरूप है। PQF डायग्राम में आप देख सकते हैं PQ और F जो है यानी कि त्रिभुज PQ और F व FOR त्रिभुज FOR आपस में समरूप है। जब ये आपस में समरूप है तो इनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो भी समान होगा। तो PQ/RO = QF/OF। अब यहाँ से हम देख सकते हैं RO जो है वो डायग्राम से हमें दिख रहा है AB के बराबर है, तो PQ/AB = QF का यहाँ पर QF का भी कोई पर्टिकुलर मान हमें प्राप्त है नहीं, तो जाहिर सी बात है हम OQ में से OF को घटा देंगे तो हमें QF का मान प्राप्त हो जाएगा। तो OQ को किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रखा है? V से, तो V - F/OF, और OF क्या है? एक्चुअल में F ही है, तो OF को हम F ही लिख देंगे। अब इससे समीकरण को यदि हम उल्टा कर दें, यहाँ पर AB/PQ = F/V - F कर दें, जिससे हमें सुविधा होगी। यहाँ से समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम देख सकते हैं यहाँ का LHS दोनों का बराबर है, तो जाहिर सी बात है RHS भी दोनों के क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यानी कि F/V - F = U - F/F। यहाँ से हम वज्र गुणा कर देते हैं, F² = VU - VF - FU + F²। यहाँ पर F² से F² कट जाएगा और VF को हम इधर भेज देते हैं, = VU - FU यहाँ पर रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम VU और F का तीनों में भाग लगा देते हैं। VF/VUF = VU/VUF - FU/VU और F। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं F से F कैंसिल हो जाएगा, V से V कैंसिल हो जाएगा,
और यहाँ से v कट जाएगा, u से u कट जाएगा, और यहाँ से f कट जाएगा, u से u कट जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर बचा अपना 1/u इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/v। अब 1/v को हम इधर ले आते हैं, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। यह आपका दर्पण सूत्र था जो हम प्रूफ कर चुके हैं। धन्यवाद।